रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है ये हम बाद में देखेंगे, पहले हम समझेंगे ब्लैक बॉडी क्या है। तो ब्लैक बॉडी वो बॉडी होती है जो रेडिएशन को गुड एब्जॉर्बर है और ये रेडिएशन की गुड इमीटर भी है। ब्लैक बॉडी इज गुड एब्जॉर्बर एंड गुड इमीटर बट इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द लाइट। तो ब्लैक बॉडी कभी भी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकती। तो मैंने लिखा है ब्लैक बॉडी इज गुड एब्जॉर्बर एंड आल्सो अ गुड इमीटर बट इट डज नॉट रिफ्लेक्ट लाइट। ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। अच्छा, ब्लैक बॉडी का जो इक्विवेलेंट मॉडल है वो एक हम कहते हैं कि एक हमारे पास एक हालो, एक मेटल, एक हमारे पास जो है ब्लॉक है जो बिल्कुल हालो है और उसमें एक छोटा सा हमने होल किया है। यानी अगर आप ये समझें ये अंदर से बिल्कुल खाली है और इसमें हमने एक छोटा सा होल किया है जिसकी मदद से ये रेडिएशन आएंगे और इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ये रेज जो है अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो हम कहते हैं अ मेटल ब्लॉक विद अ फाइन होल इज एन अप्रोक्सीमेट मॉडल ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अच्छा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन की एक कर्व थी जो हमने स्टडी की हुई थी, उस कर्व को एक्सप्लेन हम नहीं कर पा रहे थे क्लासिकल फिजिक्स से। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व्स क्या है, तो ये एक ग्राफ है जो हम वेवलेंथ और इंटेंसिटीज के बीच में बनाते हैं। सो द ग्राफ बिटवीन वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड द ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व। अब यहाँ इस कर्व में आप देख रहे हैं कि पहले वेवलेंथ जो है, पहले जैसे ही वेवलेंथ बढ़ रही है तो इंटेंसिटी बढ़ रही है, पर एक पॉइंट है जहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है, उसके बाद इंटेंसिटी कम हो रही है। तो हम कहते हैं द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑल वेवलेंथ इज नॉट सेम, यानी हर एक वेवलेंथ पे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसी नहीं है। देयर इज अ वेवलेंथ एट विच इंटेंसिटी इज मैक्सिमम। ग्राफ में एक वेवलेंथ ऐसी है जहाँ पे वेवलेंथ मैक्सिमम है और इस वेवलेंथ को हम कहते हैं लैम्डा मैक्स, यानी वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। There is a wavelength at which intensity is maximum is called lambda max। और ये जो lambda max है ना, ये शॉर्टर वेवलेंथ पे शिफ्ट हो जाती है जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। अगर आप ये कर्व देखें तो ये कम टेम्परेचर पे ली गई है, ये कर्व ज़्यादा टेम्परेचर पे ली गई है, ये कर्व और भी ज़्यादा टेम्परेचर पे ली गई है। तो अगर आप देखेंगे तो lambda max जो है वो शॉर्टर वेवलेंथ पे शिफ्ट हो रहा है जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। तो ये इस कर्व्स के बिहेवियर हैं। अब हम कुछ क्लासिकल लॉज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्लासिकल लॉ है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ इस फैक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है कि ये जो लैम्डा मैक्स है, यानी वो वेवलेंथ जिस पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है, ये शॉर्टर वेवलेंथ पे शिफ्ट हो जाएगी जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। तो मैंने लिखा है The wavelength at which intensity is maximum is inversely proportional to absolute temperature। यानी जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये जो लैम्डा मैक्स है ये शॉर्टर वेवलेंथ पे शिफ्ट हो जाएगी। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है कि जैसे ही हम किसी मेटल को फर्नेस में डालते हैं तो जैसे ही उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है वो पहले हमें रेड दिखाई देता है क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है, और फिर रेड से वो येलो बन जाता है और येलो से वो ब्लू बन जाता है। तो इस तरीके से जैसे ही उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आप देखें उसका कलर्स यानी उसकी जो वेवलेंथ है, मैक्सिमम इंटेंसिटी की जो वेवलेंथ है वो कम हो रही है, यानी वो अपने कलर्स को चेंज कर रहा है। तो ये हमारा कॉमन ऑब्जर्वेशन है। तो ये जो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है ये सिर्फ लैम्डा मैक्स रीजन तक एप्लीकेबल है, यानी ये सिर्फ इस पोर्शन तक एप्लीकेबल है, इसके आगे फिर एप्लीकेबल नहीं है। तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ इज ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर द रीजन लेस देन द लैम्डा मैक्स। उसके बाद हम समझते हैं स्टेफन्स लॉ। स्टेफन्स लॉ क्या है? स्टेफन्स लॉ है द टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर आप इस वेवलेंथ पे देखेंगे तो इस वेवलेंथ पे पहले इंटेंसिटी कम थी और इस वेवलेंथ पे अब इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई। तो ये ज़्यादा इसलिए हो गई क्योंकि इसका टेम्परेचर कम था और इसका टेम्परेचर ज़्यादा था। तो
जो टोटल एनर्जी रेडिएट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है 4th पावर ऑफ द टेम्परेचर। यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे जो प्लेनेट हैं या हमारे जो स्टार्स हैं वो कितने हॉट हो सकते हैं। सपोज करें अगर एक स्टार जो है रेड कलर की लाइट इमिट कर रहा है, ठीक है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि एक स्टार का टेम्परेचर कम है और दूसरे स्टार का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो जिस स्टार का टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा इमिट जो है वो अपनी एनर्जी को इमिट करेगा। उसके बाद हमारे पास है रायलेज एंड जीन्स लॉ। रायलेज एंड जीन्स लॉ हमें ये बताता है कि जो एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करती है 4th पावर ऑफ द वेवलेंथ। यानी अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें तो आप देखेंगे इस वेवलेंथ पे इंटेंसिटी कम है, इस वेवलेंथ पे इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा है, इस पे और ज़्यादा है, इस पे और ज़्यादा है। तो जैसे ही वेवलेंथ हमारी कम हो रही है इंटेंसिटी बढ़ रही है। पर इस लैम्डा मैक्स के बाद ये जो लॉ है वो हमारा गलत साबित हो रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि जितने भी क्लासिकल लॉज हमारे पास हैं वो लैम्डा मैक्स रीजन तक एप्लीकेबल हैं, उसके बाद वो एप्लीकेबल नहीं है। और अगर आप शार्टर वेवलेंथ पे देखेंगे तो और शार्टर वेवलेंथ पे एनर्जी कम हो रही है, तो हम कहते हैं जो रायलेज एंड जीन्स लॉ है ये अल्ट्रावायलेट रीजन पर वैलिड नहीं होता और इसको अल्ट्रावायलेट कैटोस्ट्रोफी भी कहते हैं, क्योंकि शार्टर वेवलेंथ पे ये लॉ जो है वो गलत साबित हो जाता है। शार्टर वेवलेंथ पे ये लॉ कह रहा है कि एनर्जी इनफाइनाइट हो जाएगी, जबकि हम देख रहे हैं कि एनर्जी जो है वो जीरो हो रही है, तो इसको हम अल्ट्रावायलेट कैटोस्ट्रोफी भी कहते हैं। अब हम समझेंगे जैसे हमारे पास क्वांटम थ्योरी है, तो क्वांटम थ्योरी जो मैक्सवेल ने दी थी, मैक्स प्लांक ने तो मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी, ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी हमें बता रही है कि कोई भी एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या इमिट करेगा तो वो एक फिक्स अमाउंट में करेगा और उस फिक्स अमाउंट को हम कहेंगे क्वांटा। द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड बाय एन एटम इज ऑलवेज इन अ फिक्स अमाउंट, दैट फिक्स अमाउंट इज कॉल्ड क्वांटा। अब क्वांटा हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के होंगे। क्वांटा में कितनी एनर्जी होगी? द एनर्जी ऑफ क्वांटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जितनी क्वांटा की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतनी उसमें एनर्जी ज्यादा होगी। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, और जब हम प्रोपोर्शनलिटी की साइन रिमूव करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट रखेंगे और ये कांस्टेंट H है, तो E इज इक्वल टू H न्यू। ये प्लांक्स की इक्वेशन बन गई। यहाँ पे H प्लांक्स कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 6.625 into 10 raised power minus 34 जूल डॉट सेकंड है और इसका यूनिट एंगुलर मोमेंटम जैसा होता है। ठीक है, तो ये एंट्री टेस्ट में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जो क्वांटा की एनर्जी है वो किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है, तो याद रखिएगा वो हमेशा फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है। अब हम समझेंगे फोटान। ये फोटान वही नाम है जिसको हम थोड़ी देर पहले क्वांटा समझ रहे थे। फोटान जो है ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसका नाम रखा है। फोटान क्या है? इट इज अ चार्जलेस एंड मासलेस पार्टिकल, यानी फोटान एक ऐसा पार्टिकल है जिसके पास ना चार्ज है ना मास है। इट इज द कैरियर ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी को कैरी करता है। इट्स रेस्ट मास इज जीरो, फोटान का रेस्ट मास जीरो है। इट इज नॉट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि फोटान के ऊपर चार्ज नहीं है इसलिए ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होगा ना ये मैग्नेटिक फील्ड में। फोटान की एनर्जी E इज इक्वल टू H न्यू होगी, पर अगर आपको वेवलेंथ दिया जाएगा तो E इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा। एक शॉर्टकट फार्मूला है, अगर आपको फोटान की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, और आपको वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में दिया जा रहा है, तो आप क्या करेंगे? 12.4 को जो भी वेवलेंथ आपको एंगस्ट्रॉम में दिया जाएगा वो डिवाइड करेंगे। सपोज अगर मैं कहता हूं कि एक्स रेज की एनर्जी फाइंड करें जिनकी वेवलेंथ 10 रेज पावर माइनस 10 मीटर है, तो 10 रेज पावर माइनस 10 मीटर को हम समझेंगे कि ये कितने एंगस्ट्रॉम है? 1 है, तो हम क्या करेंगे? 12.4 इसको डिवाइड करेंगे 1 एंगस्ट्रॉम से, तो हम कहेंगे इसकी एनर्जी 12.4
किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो ये एक शॉर्टकट फार्मूला है जिससे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। याद रखिएगा फोटॉन का जो मोमेंटम होता है वो h/λ होता है, यानी फोटॉन का जो मोमेंटम होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल करेगा वेवलेंथ पे। एनर्जी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल करेगी और जो मोमेंटम भी जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल करेगा। यानी अगर आपके पास एक रेड फोटॉन है और एक आपके पास ब्लू फोटॉन है, तो हम कहेंगे ब्लू फोटॉन की एनर्जी और ब्लू फोटॉन का मोमेंटम ज्यादा होगा क्योंकि उनकी वेवलेंथ कम है। फोटॉन जो है ये चार्ज पार्टिकल के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है, ये न्यूट्रल पार्टिकल के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है। फोटॉन के पास ड्यूअल नेचर होती है, ये कभी कभी वेव नेचर दिखाता है, कभी कभी पार्टिकल नेचर दिखाता है। अब हम समझेंगे कि फोटॉन किस तरीकों से इंटरेक्शन कर सकता है। तो फोटॉन मैटर से 3 तरीकों से इंटरेक्शन कर सकता है। एक तरीका होता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें फोटॉन अपनी सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देता है और मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन निकालता है। एक होता है कॉम्पटन इफेक्ट, इसमें फोटॉन थोड़ी सी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करता है। और एक होता है पेयर प्रोडक्शन, इसमें क्या होता है कि फोटॉन डिसअपीयर हो जाता है और इसमें से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिसको हम मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। तो इन तीनों प्रोसेस को हम 1 बाय 1 देखेंगे। आप ये नोट करें तो फिर हम आगे चलते हैं।